प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में छठवें पाठ के रूप में संकलित गज़ल जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार श्री रमेश दत्त शर्मा जी हैं। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है, अन्यथा लोग हमारी शांति प्रियता को कायरता समझने लगते हैं। छात्रों, यह कविता पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। इसके रचनाकार श्री रमेश दत्त शर्मा जी हैं। इनका जन्म सन 1939 में जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। शर्मा जी 50 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन भर से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चाचा जलेसरी के नाम से शामिल होने लगे थे। छात्रों, इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके विशेष शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं। वाणी, वाणी अर्थात हमारी बोली, मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती, उन्हें क्या कहते हैं? वाणी। दूसरा शब्द है यार, इसका अर्थ है मित्र। फायदे, इसका अर्थ है लाभ। जुबां अर्थात जबान या वाणी। ख्याल, विचार। टोकना, रोकना, पूछताछ करना। कटु, कड़वे। वचन, बोल। गुल, फूल। रोपना, पौधे लगाना, प्लांटेशन। बेबात, बिना बात। सीकर, सिलकर। मुंह खोलना अर्थात अपनी बात कहना। तो ये कुछ विशेष शब्द थे। अब हम इसके बाद गज़ल के एक एक शेर पढ़कर उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, जैसे कि कविता का या गज़ल का जो शीर्षक दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या लिखा गया है? जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए।
इसमें इस शीर्षक से यह ध्वनित होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ज्ञान विज्ञान में बहुत कुछ सीख लिया है, हमने बहुत प्रगति कर ली है, पर एक चीज़ की कमी रह गई है। किस चीज़ की कमी? प्यार से बोलने की। आज दिनों दिन मानव समाज के बीच नफरत बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, और मनुष्य का एक स्वभाव यह भी होता है कि वह ऐसा सोचता है या उसकी ऐसी सोच होती है कि वह भले ही लोगों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, पर लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। पर व्यवहार की दुनिया में, व्यवहार के व्यापार में एक बात सर्वप्रचलित है कि जैसे आप समाज को देते हैं वैसा ही आप समाज से पाते हैं। यदि आप समाज को प्यार देंगे, स्नेह देंगे, सम्मान देंगे, अपनापन देंगे, तो समाज भी आपको अपनाएगा, आपको सम्मान देगा, प्यार देगा, स्नेह देगा, अपनापन देगा। आज हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन जो कमी आई है तो यही मनुष्य की उदारता में। आज उदारता की जगह संकीर्णता आ गई है, प्यार की जगह नफरत आ गई है, जिससे तमाम सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य सुख, चैन और आराम का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए कहते हैं 100 मर्जों की एक दवा, अर्थात तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का, समस्याओं का एक समाधान, एक हल। क्या? प्यार से बोलना। हमारी बोली में, वाणी में लोगों के प्रति स्नेह हो, सम्मान हो, मधुरता हो, यही क्या है? प्यार से बोलना कहलाता है। प्यारी बोली, मीठी बोली के संबंध में तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। और दूसरा कबीरदास ने भी लिखा है ऐसा ही दोहा। क्या लिखा है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर है, सालय सकल शरीर। तो ऐसा है कि हमें जब भी हम बोलें, इस कविता का कथ्य या संदेश यही है कि जब भी बोलें हम प्यार से बोलें, वाणी में मधुरता हो, मिठास हो, सम्मान हो। यही क्या है? इतना सा करने से हम तमाम समस्याओं से, परेशानियों से बच जाते हैं, और इसमें सबका कल्याण है, सबकी खुशी है। अब कविता देखते हैं। कविता कैसी? पहली शेर है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या कहते हैं? कवि मानव को, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मानव, वाणी में, अपनी वाणी में शहद जैसी, शहद अर्थात हनी, शहद जैसी मिठास, शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी को शहद जैसा मधुर बनाओ, मीठा बनाओ। जब भी बोलो तो हमारी बोली में, वाणी में, शब्दों में मिठास होना चाहिए। शहद घोलने का अर्थ है
मृदुभाषी होना, मधुर भाषी होना, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, प्यारा बोलो। जिस तरह से हम दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमसे प्यार से, सम्मान से, मधुर भाषा में बात करें, वैसे ही हमें भी दूसरों से मधुर भाषा, मधुर बोली में बात करनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हम दूसरों से जब भी बोलें तो कैसे बोलें? प्यार से बोलें, उनके प्रति प्यार दिखाई दे, सम्मान दिखाई दे हमारे शब्दों में। जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। कहते हैं कि जब बोलिए प्यार से बोलिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, सुनने वाले के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, आदर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। चुप रहने में जो भलाई है, जो कल्याण है, जो अच्छाई है, वह ज़्यादा बोलने में नहीं है। इसलिए हमेशा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने होठों को, ज़बान को बंद करके रखें तो अच्छा है। क्यों? चुप रहने के हैं यारों फायदे बड़े। यारों मतलब मित्रों। कहते हैं चुप रहने के बड़े फायदे हैं। बड़े फायदे कैसे? एक तो पहली बात, हम सबके पास अच्छी बातें करने के लिए बहुत कम विषय होता है। जब हम ज़्यादा बात करने लगते हैं तो उन बातों का विषय जो होता है, किसी की निंदा हो जाती, किसी की शिकायत हो जाती, किसी का तिरस्कार हो जाता है, शब्दों की मर्यादा हम लांघ जाते हैं। इसलिए जब ऐसा करते हैं, निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, शब्दों की मर्यादा लांघेंगे, तो कभी न कभी ऐसी हमारी ये गलतियां हमारे लिए एक समस्या बन जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बोलो मत, जितनी आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो, और जब बोलो तो वाणी में मिठास होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। चुप रहने के हैं यारों फायदे, बड़े फायदे हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कहते हैं कि जुबां वक्त पर जब ज़रूरत पड़े चुप रहना जरूरी है। चुप रहने के बहुत फायदे हैं। क्या फ़ायदा है? कहते हैं उससे ऊर्जा बचती है, समय बचता है, और जो समय, जो ऊर्जा बचेगी उसे हम रचनात्मक कार्यों में, सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। पर कहते हैं कि चुप रहने की भी एक सीमा है। जब ज़रूरत पड़े, आवश्यकता हो, तो हमें बोलना भी चाहिए, उचित प्रत्युत्तर देना चाहिए। अगर हम समय पर नहीं बोलते हैं, ज़बान नहीं खोलते हैं, तो लोग समझते हैं कि हमें कोई कमी है, इसलिए हम मुँह सिल कर ज़बान बंद करके बैठे हुए हैं, और इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाना चाहते हैं। इसलिए चुप रहना जरूरी है, पर समय पर प्रत्युत्तर भी देना आवश्यक है। कुछ कहने से पहले जरा सोच लीजिए। कबीरदास की दुआ है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो आप बोलना चाह रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, उसे मन की तराजू पर तौलिए। अपनी अंतरात्मा में, अपने मन में सोचिए, विचार कीजिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह उचित है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं, क्यों कि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे
और मुंह से कोई अनुचित शब्द निकल आया तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। जो आप बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, मन में उस पर विचार कर लीजिए कि हम जो कहने जा रहे हैं वह उचित है कि नहीं है, कहना चाहिए कि नहीं है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल अर्थात विचार, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जिन्हें आप अपनी वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, आप जरा उस पर भी उन्हें तौलिए। तौलिए मतलब सोच विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि जो विचार चल रहे हैं, जो आप कहने जा रहे हैं, वह उचित है या नहीं। यह हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए और बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। कौन सी आदत? कि कहने से पहले आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, क्योंकि नाद ब्रह्म होता है। जो शब्द मुंह से एक बार निकल जाते हैं उनका प्रभाव अमिट होता है। अगर मुंह से गलत कड़वी बातें निकलेंगी, शब्द निकलेंगे, और जो किसके लिए हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वह व्यक्ति उन शब्दों से आहत होगा, दुखी होगा। और हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी का अपमान करके, तिरस्कार करके, कटु शब्दों का प्रयोग करके हम सुधार नहीं सकते हैं। हाँ, प्यार से समझाकर ही उसे सुधारा जा सकता है। तू तड़ाक हो फिर हो या तू मैं। कभी कभी क्या होता है, बातों ही बातों में हम आवेशित हो जाते हैं। तू तड़ाक अर्थात वाद विवाद होने लगता है। तो वाद विवाद होने से या तू मैं मतलब झगड़ा छोटा मोटा करने से अच्छा है अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना, रोकिए। हम सोचते हैं क्या है कि दूसरा रुक जाए, हम कहते रहें वह सुनता रहे, पर ऐसा नहीं होता है। हमें खुद को रोकना चाहिए। जहाँ पर तू तड़ाक क्यों होता है, तू मैं क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे विचार मिलते नहीं, हम कुछ दूसरा कहना चाहते, सुनने वाला दूसरा सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले अगर आ जाए तो हमें दूसरे के रुकने की प्रतीक्षा किए बिना खुद अपने आप को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर हम अपने आप को रोक लेंगे तो सुनने वाला व्यक्ति या हमारा जवाब देने वाला व्यक्ति स्वतः रुक जाएगा। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटना मतलब गुस्सा, आवेश, क्रोध व्यक्त करना। मतलब किसी भी व्यक्ति पर चाहे कोई भी कारण हो, क्रोध में आकर, आवेश में आकर हमें उसके लिए कटु शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कटु शब्द बोलने से किसी भी समस्या का कभी भी समाधान हो नहीं सकता है। इसलिए प्यारों बच्चों, मित्रों, छात्रों, किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर, अर्थात क्रोध में आकर के अनाप शनाप जो भी मन में आए अनियंत्रित रूप से कहते जाना, बकते जाना, उसके बदले प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु शब्दों के स्थान पर मीठे मधुर शब्दों का प्रयोग कीजिए। उसे नफरत देने के बजाय उसे प्यार दीजिए। तो आपके 2 मीठे शब्दों से और
प्यार भरे व्यवहार से निश्चित रूप से उसमें सुधार आएगा। उसे अपनी भूल का, गलतियों का एहसास होगा, अनुमान होगा और वह सुधारने का प्रयास करेगा अपने आप को। आगे क्या लिखा है? कट वचन तो सदा बोते हैं कांटे। ये हमें ध्यान रखना है। हम सोचते हैं कि हम उससे बोल करके, कड़वे शब्द बोल करके, अपमानजनक शब्द बोल करके सुधार देंगे, लताड़ेंगे। मन में तरह तरह के हम विचार लाते हैं। पर यहाँ जो बात स्पष्ट कही गई है कि किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उसकी गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता है, बल्कि कटु वचन, कड़वे वचन, कड़वी बातें बोलने से कांटे, क्या कहते हैं? कांटे बोते हैं। कांटे बोना अर्थात दुश्मनी, शत्रुता की भावना पैदा करना, समस्याएं उत्पन्न करना। कड़वे वचन बोल करके, कटु वचन बोल करके, कटु शब्दों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान कतई नहीं है। किसी भी हालत में समस्याओं का समाधान संभव हो ही नहीं सकता, बल्कि ये कांटे बोएंगे, समस्याएं खड़ी करेंगे, आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इसलिए अपने जीवन में यदि आप समस्याओं से बचना चाहते हैं तो गुल अर्थात फूल, यहाँ पेड़ या पौधा कि हमेशा क्या जीवन में मीठी बोली का पौधा रोपिए, अर्थात मीठे वचन, मीठी बोली बोलिए, मृदुभाषी बनिए। लोगों के प्रति आपके शब्दों में, बातों में प्यार दिखना चाहिए, स्नेह दिखना चाहिए, सम्मान दिखना चाहिए। यदि हम इतना ही कर लेते हैं तो हम समझ लीजिए कि दुनिया में हमने सबसे बड़ा काम कर लिया है। अपने तमाम सहयोगी हमने अपने साथ जमा कर लिए हैं। हम कभी भी जीवन में मुश्किल समस्या या परेशानी में नहीं आएंगे। हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान मात्र मीठी बोली बोलने से हो जाता है। बात बेबात कोई चुभने लगे, बात बेबात अर्थात ऐसी बात जिसकी आवश्यकता न हो, जिसका कोई प्रसंग न हो, फिर भी कोई बोले और हमें चुभने लगे। चुभने लगे अर्थात हमें बुरी लगे, उससे हमारे मन को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो। तो इस तरह से बातचीत के दौरान जब कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि उससे हमारे मन को कष्ट होने लगे, पीड़ा होने लगे, या दूसरे के लिए भी ऐसा ही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत उस प्रसंग को बदल देना चाहिए, बात को मोड़ देना चाहिए, बात की दिशा बदल देनी चाहिए, बात का विषय बदल देना चाहिए। क्योंकि हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से जो बात, जो प्रसंग हमें बुरे लगते हैं, ऐसे ही दूसरे को भी बुरे लगते होंगे। तो बातचीत के दौरान जैसे ही कोई ऐसा प्रसंग आए कि जिससे क्या है, हमें बुरा लगे या सुनने वाले को कष्ट हो, हमें तुरंत उस प्रसंग को बदल देना चाहिए, बात का विषय बदल देना चाहिए, बात को दूसरी तरफ मोड़ देना चाहिए। आगे अंत में क्या लिखा है? ये किसने कहा कि होठ सीकर बैठो? होठ सीख कर बैठना मतलब मुहावरा है, अर्थात एकदम चुप रहना। कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है? मनुष्य का महत्व खत्म हो जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि ज़्यादा बोलने में यदि कहीं मुंह से कोई गलत या असहज शब्द निकल गए, हाँ, तो क्या होगा? वह हमारे लिए एक समस्या कभी न कभी बन सकता है।
इसलिए जितना कम बोलें उतना ही ठीक है, पर एक समय तक ही चुप रहना जरूरी है। अच्छा है भला है, कबीरदास ने लिखा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, न तो ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है, न ज़्यादा बोलना ही ठीक है। ये किसने कहा कि होठ सीकर बैठो? जब भी अर्थात हमारे साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, कोई गलत प्रसंग हो, प्रकरण हो, तो ऐसे समय पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा और हम चुप रहेंगे तो एक तरह से ऐसा होगा कि हम अन्याय सह रहे हैं, इससे अन्यायी का हौसला बढ़ता है और हमारे लिए आगे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी अनुचित बात को सुनकर न बैठें, चुप नहीं रहें, उसका डटकर प्रतिकार करना चाहिए। जरूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। जब जरूरत आप समझ लें कि नहीं अब बोलना आवश्यक है, अगर अब नहीं बोलेंगे तो हमारी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, तो हमें तुरंत जो है उचित प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो छात्रों, इस तरह से ये गज़ल कविता जो है पूरी हुई। आशा है आपने कविता का भावार्थ और उद्देश्य या इसमें लिखी गई जो मुख्य मुख्य बातें हैं संदेश रूप में उन्हें स्वीकार करेंगे। कविता बहुत ही सरल थी, तो आपको समझने में भी आसानी हुई होगी और आपने अच्छी तरह से समझा भी होगा। धन्यवाद।